Hello students, good morning everyone. Now it's your chemistry class. पिछले क्लासेस में तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसकी उनकी थ्योरीज क्या है, बॉन्डिंग, उनके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें पिछले जो 4-5 लेक्चर तुम लोगों ने देखे उसमें पढ़े। आज हम कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तुम लोगों को कराएंगे। कोशिश की है मैंने कि सारे जितने इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट किया है, और उम्मीद करते हैं कि ध्यान से तुम लोग इसको समझोगे, क्योंकि इन एक्सरसाइज को समझने के बाद और भी क्लियर तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में तुम लोगों को अच्छी नॉलेज हो जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो। So I will start the class after some seconds. Today's topic is exercise on coordination chemistry. तो some problem collect किया है मैंने एक्सरसाइज के लिए या प्रैक्टिस के लिए, तो इसे तुम लोगों को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नाम की काफ़ी लंबी टेबल तुम लोगों को क्लास जब हमने दूसरे वीडियो में दिखाया था, तो लेकिन ये यहाँ प्रैक्टिस के लिए है। तो इनके नाम, ये तुम्हारे फार्मूला दिया है, इनका IUPAC नाम लिखना है। पहला है PTNH3 वोल्टवाइज ClClNO2। NH3 ग्रुप है, Cl है, NO2 नाम क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रोटो एन यहाँ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को, उसके अलावा प्लेटिनम सेकेंड, तो इसका IUPAC नाम हो गया। सेकेंड है, फर्स्ट नेम पोटेशियम से होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड ये है COCl2 EN ट्वाइस Cl, इसका हो जाएगा डाई क्लोरो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड, और क्लोराइड बाहर है स्क्वायर के, तो क्लोराइड। इसी तरह फोर्थ NH3 5 है, यहाँ CO3 है एंड बाहर Cl है, नाम क्या होगा इसका, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिफ्थ का मरकरी है, मरकरी टेट्रास आइसो साइनेटो, S डोनेट कर रहा है, यहाँ आगे है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो थायोसाइनाइटो S कोबाल्टेट थर्ड। ओके, नाउ 6 Cr5H2O है, OH है और Cl2 है, तो पेंटा एक्वो हाइड्रोक्सो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड इसका नेम, ठीक है। उसके बाद है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, IUPAC नेम लिखना है। पहला क्या है, NiCN 4 2 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा साइनोनिक्लेट सेकेंड आयन। दूसरा है CONH3 होल 5 है, CO2 है यानी कार्बोनेटो Cl एमिनो, 5 एमिनो है, नाम इसका होगा पेंटा एमिनो कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद थर्ड क्या है, NO2 है, NH3 लिखा हुआ है, 4 एमिनो ग्रुप है, Cl है, नाम क्या हो जाएगा इसका थर्ड का, टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रोटो N कोबाल्ट, N इसलिए कि N डोनेट कर रहा है, इसमें N आगे है, तो N क्लोराइड थर्ड नंबर वाले का। उसके बाद फोर्थ CrH2O 5 है, SCN है, तो पेंटा एक्वो साइनेटो
आइसोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड। ये SCN क्या है? आइसोसाइनेटो होगा यहाँ पे, नो थायोसाइनेटो होगा, नॉट आइसोसाइनेटो। पेंटा एक्पो थायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड। उसके बाद ये तुम्हारा फोर्थ है NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल, कोई चार्ज नहीं है इस पर तो 0। लास्ट है K3CO NO2 6, क्या है? 6 है पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N कोबाल्ट थर्ड। N इसलिए कि नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद सिक्स्थ है, सिक्स हो गया, 6 है ना, क्लोरिडो हो गया। ये 7th ये वाला है, EN2 है, इसमें ClONO है। इसका क्या होगा? क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन नाइट्रो ओ कोबाल्ट, इसमें O आगे है यहाँ पे, एंड थर्ड आयन। उसके बाद लास्ट वाला है पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोराइडो प्लेटिनेट थर्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दिया है, उससे ये नाम लिखने का प्रोसेस। इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट क्लास में बता चुके हैं, तो नाम लिखने में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर ये उसी तरह की चीज़ आ गई। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लिखना है। टेट्रा एमीन इक्वो क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यानी क्लोराइड बाहर होगा तो CONH3 टेट्रा एमीन है तो 4H2O इक्वो डाई क्लोरिडो, नहीं ओनली क्लोरिडो तो Cl, और बाहर क्लोराइड है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे CO सबसे पहले सेंट्रल मेटल और लास्ट में Cl2। उसके बाद है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। पोटेशियम जिंक हाइड्रोक्सो कौन हो? OH होल 4 टेट्रा हाइड्रोक्सो, K2ZnOH होल 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम AlC2O4 ट्राई है ये, और यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनेट थर्ड, यानी K3 होगा यहाँ पे, तो इसका फार्मूला ये हो गया। फिर फोर्थ है डाई क्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, तो डाई क्लोरो, ये सिर्फ हमको अंदर स्फेयर लिखना है। CO को और En बिस है तो En2 हो जाएगा, तो COEN2Cl2। उसके बाद है टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ये है इसका फार्मूला इस तरह से, अभी जो इसका नाम लिखा था देख करके। उसके बाद है सिक्स्थ सोडियम डाई एक्वेबिस ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड, सोडियम पहले होगा। उसके बाद डाई एक्वो, उसके बाद क्या है? ऑक्जेलेटो बिस ऑक्जेलेटो, यानी 2 होगा यहाँ पे, और आयरन थर्ड, तो FeH2O2C2O4 ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। लास्ट है टेट्राएमीन, तो NH3 प्लस डाई एक्वा, डाई H2O 2 बार हो जाएगा, कोबाल्ट स्फेयर क्लोज एंड थर्ड ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा Br3। इस तरह से इसका सारे स्ट्रक्चर लिखे गए। Now write down the formula of the following coordination compounds. सोडियम इथेन 1,2 डाइएमीन टेट्रा एसीटोक्रोमेट थर्ड, इसको शॉर्ट में EDTA लिखते हैं। और क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, क्रोमियम थर्ड हो जाएगा ये, और डाई जो क्रोमेट थर्ड है तो यहाँ पे Na2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है क्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन नाइट्रोटो एन कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा क्लोरो बिस डाइएमीन डाइएमीन एसीटो, ये वाला है एथेन 1,2 डाइएमीन और नाइट्रोटो एन, और
कोबाल्ट थर्ड आयन है तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1। उसके बाद बिस एसीटो एसिटिल एसीटोनेटो, ये होता है AC होल ट्वाइस से लिखते हैं इसको। और ऑक्सो वेनेडियम, तो O और V, इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया। पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्ट थर्ड, इसका इस तरह हो जाएगा पोटेशियम, फिर पेंटासाइनो नाइट्रोसिल एनो और कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, तो पूरा ये स्क्वायर बंद हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। Now, what is the coordination number of the central metal ion in the following complex? अब central metal ion का coordination number किस तरह से निकालते हैं कि यहाँ पे देखना है। CuNH3 whole 4 2+, सबका अलग अलग यहाँ पे है। तो अब चूंकि यहाँ पे हमें इसको लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है CuNH3 4+2+, तो 4 लिगेंड इससे अटैच हो रहे हैं Cu2+ से, और ये मोनोडेंडेट लिगेंड है, तो 4 × 1 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे NH3 मोनोडेंडेट लिगेंड्स, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट विद कॉपर आयन 4 × 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर आयन 4 हो जाएगा। अब दूसरा देखो, क्योंकि दूर दूर हो गया है, FeC2O4 होल थ्राइस 3- है, कार्बोनेट ऑक्सलेट आयन बाइडेंडेट होता है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो 3 है, यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से निकालेंगे, इज ए बाइडेंडेट लिगेंड, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट 3 × 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6। En is a bidentate ligand and Cl is a monodendate ligand। तो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, पहले फॉर्मूला देखो इसका फिर से, ये तुम्हारा बाइडेंडेट लिगैंड और ये वन मोनोडेंडेट लिगैंड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाएगा 2 × 2 और इसका हो जाएगा 2 × 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम कितना हो जाएगा, ये En bidentate and Cl is monodentate, then point of attachment with P2+, 2 × 2 and chloride के लिए 2 × 1 is equal to 6। Now the coordination number of platinum ion is 6। उसके बाद लास्ट का है, लास्ट नहीं है, लास्ट तो ये है तुम्हारे सामने, उसके बाद है मोलिब्डेनम CN8, तो साइनाइड आयन भी मोनोडेंडेट है, 8 है तो 8 × 1 हो जाएगा। ये देखो, साइनाइड आयन इज a monodentate ligand, point of attachment with MO4 + 8 × 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोलिब्डेनम इज 8। उसके बाद ये है कंपाउंड तुम्हारा FeEDTA, तो ये क्या है, हेक्साडेंडेट लिगैंड होता है, हेक्साडेंडेट लिगैंड EDTA, तो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट विथ Fe3+ हो जाएगा 6 × 1, तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 पॉइंट्स से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, और 1 जुड़ा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3 इसके साथ 6 हो जाएगा। उसके बाद अगला कंपाउंड है PdH2O2ONO2, ये दोनों ही मोनोडेंडेट। उसके बाद I2 है, मोनोडेंडेट लिगैंड्स हैं सारे। पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, तो एक सब मोनोडेंडेट लिगैंड है और दो जुड़े हुए हैं, तो 2:1 + 2:1 + 2:1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पैलेडियम हो जाएगा 6। तो इस तरह से कंपाउंड दिया हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल निकालते हैं। नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग। वो था कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल आयन से, उससे निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग। सॉल्यूशन, पहला है CONH3 होल
5Cl2-। ऑक्सीडेशन नंबर हमें X का निकालना है। अमोनिया का होता है 5 × 0, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेम प्रोसेस होगा। अब प्लस -1 तो ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू पूरे पे चार्ज कितना है +2 यहाँ रख देंगे, तो कैलकुलेट करने पे x इज इक्वल टू +2 + 1 इज इक्वल टू 3। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। इसी तरह दूसरा है K4FeCN6, हमें Fe का निकालना है। तो 4 K का होता है +1, 4 + 1 प्लस x का निकालना है +6 इंटू -1 होता है Cn का, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू +x - 4 इज इक्वल टू +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन सेकेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज +2। थर्ड है CONO2 होल ट्वाइस Py2 NH3 होल ट्वाइस एंड NO3। x का हमें कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, x मान लिया इसको कोबाल्ट का। अब नाइट्रेट का -1 होता है तो 2 × -1, Py 0 होता है 2 × 0, अमोनिया का 0 होता है 2 × 0, नाइट्रेट का -1 हो गया 0 टोटल। x + 2 + 1 इज इक्वल टू +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कंपाउंड इज +3। अब ये है NiCO4, x निकालना है निकल का हमें, x + 4 × 0 तो 0 हो गया यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल 0। अब उसके बाद है FeEDTA। EDTA की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होती है और 1 जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा x Fe का निकालना है हमें, और टोटल पे चार्ज कितना है -1, तो ये हो जाएगा x + 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन द कंपाउंड इज +3। नाउ गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम भी मेरे ख्याल से काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। पहले का नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, जो फॉर्मूला देखते ही लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड है टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम फोर्थ। उसके बाद है पोटेशियम हेक्सा थर्ड ये है पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट थर्ड। उसके बाद है फोर्थ का नाम है पेंटा एमीन ट्राइकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद आ जाओ फोर्थ पे पेंटा एमीन नाइट्रोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद फिफ्थ है पेंटा एमीन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो अब आराम से नाम लिख सकते हो इसका। तो सिक्स है पेंटा एमीन आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड। उसके बाद सिक्स का ही बताया अभी, और आगे हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि लंबा नाम होगा इसका, टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट थर्ड। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट सेकंड। लास्ट है ये था ना, यही तो था भाई, ये वाला था। लास्ट का क्या है KAUCN2 यानी 7 ये पोटेशियम डाई साइनो ऑरेट फर्स्ट, AU के लिए ऑरेट लगाते। अब आ जाओ एग्जाम्पल 4। नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी दो कंपाउंड दिए हैं, कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे टाइप्स की आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हो। पहला CrNH3 होल 6 CN6 एंड CrNH3 होल 6 Cr2। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स हैं सेम है, लेकिन इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड में H2O का अरेंजमेंट डिफरेंट है इसमें, तो ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड में
ये दोनों अलग एक ही तरह के लिगेंड्स हैं, इस पे आगे पीछे हैं, लेकिन जब इनको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो आयन अलग अलग देंगे दोनों। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिक, और इसमें लिंकेज डिफरेंट टाइप से है सेंट्रल मेटल के साथ, तो ये कहलाएगा लिंकेज आइसोमर्स हैं ये सारे। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? FeCN6 minus is weakly paramagnetic while FeCN4 minus is डाईमैग्नेटिक। उसके बाद है ये सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? FeCN6 minus is weakly paramagnetic while FeCN6 is डाईमैग्नेटिक। तो इसको हम वैलेंस अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है देख सकते हैं। इसमें जो FeCN36 माइनस है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है DS2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। Fe3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, D5 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। क्यों होंगे? 26 इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर इसका होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। तो 23 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एस और पी वैकेंट है। तो जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं इधर। ये 2 2 और 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ चूंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये वीक पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। दूसरी तरफ FeCN6 फोर्स में क्या है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इट हैज Fe2 प्लस आयन एज सेंट्रल आयन। इसमें Fe2 प्लस आयन होता है, तब D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा। एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन रिपेयरिंग होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो अनपेयर्ड नहीं है, तो ना all orbitals are doubly occupied, hence it is dimagnetic in nature. इन द अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन वो पढ़ना पड़ेगा। ये बी है, निकिल टेट्राकार्बोनिल possess tetrahedral geometry while NiCN4 is square planar, यानी जो न्यूट्रल आयन है और न्यूट्रल है वो ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है, जबकि इसकी स्क्वायर वाई। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ निकिल टेट्राकार्बोनिल, निकिल अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हेंस इट इज टेट्राहेड्रल शेप। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28 और इसके जो d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट की जो 4s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NiCl4 में क्या होगा? जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो रहा है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है। Now in the formation of NiCN4 2 plus Ni2 plus ion undergoes dsp2 hybridization, hence it is square planar। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब Ni2 प्लस आयन बनेगा तो 2 आयन इसके निकल गए। अब ये 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनने के टाइम में। तो यहाँ इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, जो इसको स्क्वायर प्लेनर शेप देता है। DSP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को स्क्वायर प्लेनर शेप देती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड था NiCl4 2 minus is dimagnetic while NiCl4 2 minus is paramagnetic। इसको भी with the help of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
In NiCN4 2+, all orbitals are doubly occupied. जैसा कि पहले देखा तुम लोगों ने, जब ये इसमें आ जाएगा तो सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। नहीं, NiCN4 में जो अभी हाइब्रिडाइजेशन जैसे ऊपर देखा था, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये जो है क्या होगा, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जो Cl4 वाला था कहाँ गया, उसमें 2- आयन में सभी जो है डबली ऑक्युपाइड है, तो ये पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेगा बल्कि डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। सामने इसका स्ट्रक्चर पहले ही दिया जा चुका है। इन द सेकेंड केस NiCl2+, 2 ऑर्बिटल्स आर सिमिलरली ऑक्युपाइड। इनमें हाइब्रिडाइज इस तरह से होगा, Ni2 इस तरह से रीअरेंजमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स का होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ 3 में तो पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है रीअरेंजमेंट होने के बाद। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। Now strong field ligands like cyanide, cobalt, nitrate have very strong electron donating tendency. Hence electrons of central metal ion pair up against Ohm's rule. तो इस तरह से इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि Cn यहाँ पे, और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। Now the another question, why NH4+ ion does not act as ligand? Explain. The answer is this: ammonium ion does not act as ligand because nitrogen atom has no lone pair of electrons which it can donate to metal atom. Now other question, that represent all the geometrical isomers of complex. तो इसके ये 3 तरह के आइसोमर्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं Pt NH3H2O PyNO2 को। SNCN shows linkage isomers in coordination compound. SNCN group can coordinate with metal atom either through S atom or N atom, giving 2 isomers. Now other question, important question is find out the hybridization geometry and magnetic moment of the complex CONH3 whole 6 3+ and CrSN6 3-. The oxidation state of cobalt in complex, पहले हम इसको लेंगे, in complex is +3. The electronic configuration of cobalt ion, cobalt का इलेक्ट्रॉन जो नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है 27। 3 आयन निकल जाएगा इसमें से तो बचेगा तुम्हारा 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके जब देखोगे तो कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 आएगा, और कोबाल्ट का इसमें चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और नहीं तो ये डी में इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। तो कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होने के वक्त इसमें जब रिपेयरिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन इससे शेप मिलता है ऑक्टाहेड्रल। और चूंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा। उसके बाद अगला कंपाउंड है CrCN6 3-। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स इज +3। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr3+ क्या होगा, क्योंकि इसका 24 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे क्रोमियम एटम से तो 3+ आयन बनेगा, तो 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से डी में एक इलेक्ट्रॉन, और ये सारी वैकेंट है। क्योंकि यहाँ पे ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रीपेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की,
ये इसी तरह से रहेंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस हाइब्रिडाइजेशन से ऑक्टाहेड्रल शेप मिलता है और मैग्नेटिक मोमेंट, तो कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है जिसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका 3.87 BM। Now the question, arrange the following in the order of increasing electrical conductivity। कंडक्टिविटी को दिखाने के लिए इनको हम जो सोल्यूशन इनका बनेगा तो कौन से आयन दे रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। तो जो सा कॉम्प्लेक्स आयन ज़्यादा आयन देगा वो कंडक्टिविटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तुम्हारा आयन जो है CONH3 4Cl2Cl, जब इसको डिजोल्व करेंगे तो ये 2 आयन दे रहा है इस तरह से। दूसरा कंपाउंड NiNH3Cl4Cl दे रहा है, इसका आयनाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद K2PtCl6 ये 2+1 3 आयन दे रहा है और लास्ट वाला K4FeCN6 आयन 5 दे रहा है, ये एक इसका और 4 पोटेशियम। Hence the increasing order of electrical conductivity, जो सबसे ज़्यादा आयन दे रहा है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। उसके बाद उससे कम 3 आयन देने वाला, फिर उससे कम, फिर लास्ट में जो कोई आयन नहीं दे रहा है। Now explain why K3FeCN6 is more stable than K4FeCN6. Stability of a complex depend on the charge density on the central metal ion. The charge density of Fe3 plus is ion, yani ferric ion is more than Fe2 plus, hence K3FeCN6 is more stable than K4FeCN6. Now another example, draw a structure of geometrical isomers of FeNH3 whole twice CN4 minus। तो ये ट्रांसफॉर्म इसका और ये सिस फॉर्म इसका। साइनाइड, नाउ क्वेश्चंस, नॉट ए क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन तो यहाँ हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नहीं आया है, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, बगैर क्वेश्चन के आंसर कैसे बताया जाएगा। Now explain the following. Low spin octahedral complexes of nickel are not known. The pi complexes are known for transition metals only. Cobalt is a strong ligand than NH3 or ionic forms. First है लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकिल आर नॉट फॉर्म। इसका है निकिल जिसका कि एटॉमिक नंबर 28 है। In its atomic or ionic form cannot afford to vacant the orbitals, hence D2sp3 hybridization, that is low spin octahedral complex of nickel, are not possible. Second question is the pi complexes are known for transition metals only. Because transition metals have vacant d orbital in their atoms or ions into which electron pairs can be donated by ligands containing pi electron. Thus pi, d pi, p pi bonding is possible. Third, CO is stronger ligand than NH3 for many metals. In CO, the lone pair for donation as to form coordinate bond comes from anti-bonding 2s, whereas in ammonia, the lone pair belongs to sp3, which is not so readily available for coordination. Now the question is, cobalt second is stable in aqueous solution, but in the presence of strong ligands and air, it can get oxidized to cobalt third. Account of this cobalt third as a second as a configuration 3d7. That is, it has 3 orbitals singly occupied. Water being a weak ligand, the electron do not pair up. In presence of strong ligand and air, 2 electrons pair up and third is shifted to higher energy shell from where it is easily lost and it thus oxidized to cobalt third. Now question, which of the following two coordination entities is chiral?
cis CrCl2OH होल थ्राइस एंड ट्रांस। तो दोनों का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो cis out of 2 cis form is chiral, that is optical activity. Draw crystal field energy level diagram and predict the number of unpaired electrons for the following complex. ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुम लोगों ने पढ़ा है। टेट्राहेड्रल NiCl2 प्लस CrEn थ्राइस। ए के लिए क्या होगा? क्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगैंड, thus the complex is high spin. All the 5 orbitals are singly occupied। इस तरह से है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा, क्योंकि Cl क्या है? वीक लिगैंड्स है। Thus the complex is high spin. All the 5 orbitals are singly occupied. In the second case, B में NiCl4 plus tetrahedral, Cl is a weak field ligand, thus the complex is high spin Ni2 plus 3d8। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, बाकी सब में ये 2 पेयर में होगा। उसके बाद थर्ड केस है chromium En thrice 3 plus। En is a strong field ligand, the electrons occupy the orbitals of lower energy। तो ये लोअर एनर्जी में चले जाएंगे, रहेंगे तीनों इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रॉन्ग होगा लिगैंड और जब वीक लिगैंड होगा तो ये हाई एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 होगा। Now another example, explain why nearly all tetrahedral complexes are high spin. Because none of the orbitals point directly at the ligands in tetrahedral geometry, and there are only 4 ligands instead of 6. The crystal field splitting in tetrahedral complexes is only about half of that in octahedral complexes. Consequently, delta is almost always smaller than spin pairing energy P, and nearly all tetrahedral complexes are high spin. Draw the crystal field energy level diagram for the 3d orbitals of titanium in TiH2O whole 6 3 plus. Indicate what is meant by the crystal field splitting and explain why TiH2O whole 6 3 plus is colored. In TiH2O whole 6 3 plus complex, titanium is in plus 3 oxidation state, that is configuration is 3d1। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो 19 हो जाएगा। तब इसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d1। In free atom, all 5d orbitals are degenerate. When the ligands approach to octahedral geometry, the degeneracy is lost and 2 sets of orbitals come into existence. One set called T2g orbitals have lower energy, while other set called EG orbitals do have higher energy. This is called crystal field splitting. H2O is weak field ligand, that is delta Z0 is small. The only electrons occupy the T2g orbital। इस तरह से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो T2g orbital में यहाँ पे होगा, because it can absorb light in the visible region, exciting the electron to the higher energy set of orbitals. Now, why are the metals composed in biological system? देखो ये सारी एक्सरसाइज जो है ये तभी समझ में आएगी जब जो चैप्टर है तुम्हारा इसे कंप्लीटली स्टडी करोगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वायलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पिछले क्लासेस में बताया है उसको अच्छे से समझ लोगे, और उससे पहले के चैप्टर डी ब्लॉक और खास करके डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था वो सारी चीज़ें ठीक से पढ़ने के बाद ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी।
तो अगर उसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ करके तब इस वीडियो को देखना, और अगर अच्छे से समझ चुके हो तो मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा। Why are metal complex in biological system? There are two main reasons. These are uncomplex metal ions, that is iron third may not dissolve in water at physiological pH, and second is an uncomplex metal ion may not have the required oxidation state. For example, in vitamin B12, cobalt has +1 oxidation state which is not stable when uncomplexed. Now, another example, compare the following complexes with respect to structural shape of units, magnetic behavior and hybrid orbitals involved in units. Solution, NiCN4 2 माइनस स्क्वायर प्लेनर होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं पहले। डाईमैग्नेटिक एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। NiCl4 2 माइनस टेट्राहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। COF6 3 माइनस ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। CONH3 whole 6 3 plus octahedral डाईमैग्नेटिक एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। CrNH3 6 3 plus octahedral है, पैरामैग्नेटिक एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब के स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन सारी चीजें पढ़ चुके हो। NiCl4 टेट्राहेड्रल डाईमैग्नेटिक एंड इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। The complex COEN whole thrice T plus and MnCN6 3 plus have low spin electron configuration. How many unpaired electrons are there in each complex? Now En is a strong field ligand, En पहले वाले में. Thus under its influence the 3d6 electrons pair up on T2g6 orbital, that is 3 is no unpaired electron in this complex. And in second case, cyanide is a strong field ligand, thus under its influence the 3d4 electrons arrange to T4 2g orbitals in the following manner. इस तरह से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन. There are 2 unpaired electron in complex. For the following complex FeEn whole twice Cl2Cl, that is En ethylene diamine, identify the oxidation number of the iron, the hybrid orbitals and the shape of the complex, magnetic behavior of the complex, the number of geometrical isomers, whether there is an optical isomers also, and name of the complex. पहले क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, Fe का निकालना है तुम्हें, X, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और Cl का होता है -1, तो ये 2 इज इक्वल टू +1, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ आयरन निकाल लिया यहाँ पे, सिर्फ हमें Fe का निकालना था. उसके बाद है thus the oxidation state of iron is +3, iron presenting ferrate third form. Iron undergoes TtSp3 hybridization. The shape of the complex is octahedral. One unpaired electron present, thus the complex is paramagnetic. The complex shows geometrical isomerism of this type, cis isomer and trans isomer. Cis isomers exhibit optical isomerism. डाइक्लोराइड्स इथेन 1,2-diamine iron थर्ड जो फार्मूला ऊपर दिया था उसका ये नाम है. Now compare the following complex with respect to their shape, magnetic behavior and the hybrid orbital involved. पहला है COF4 2 माइनस, यहाँ पे कोबाल्ट 2 + 3d7 टेट्राहेड्रल मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. मैग्नेटिक बिहेवियर, hybrid orbitals involved. The shape tetrahedral, hybridization sp3 and paramagnetic in nature.
ये सारी चीजें इसमें है। सेकंड कंपाउंड है CrH2O O2C2O 4 C2O4 2 माइनस, तो Cr3 प्लस 3D, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो शेप ऑक्टाहेड्रल, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और आर्बिटर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। NiCO4 में निकिल 3D10, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा 3D में, सारे पेयर्ड हो जाएंगे जब अरेंजमेंट होगा तो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। Now answer the following. Why ligand field theory is also called crystal field theory? What is crystal field splitting? What are T2G and EG orbitals? ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से हम यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट है why ligand field theory is also called crystal field theory. According to this theory, the bond between metal ion and ligand is ionic. That is, the electrostatic interactions are similar to those present in the crystal amongst the ion. That is why the ligand field theory is also called crystal field theory. Second है, what is crystal field splitting? In the free ionization, in the free transition metal, atom or ion, all the 5d orbitals are degenerate, but under the influence of ligands, when complex formation occurs, the d orbitals are split into two sets of orbitals, T2g and EG orbital. This is called crystal field splitting. Now, what are T2g and EG orbitals? तो T2g एंड TEG ऑर्बिटल्स के बारे में बताने से पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन T2g एंड EG ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देख करके उसको समझ सकते हैं। पहला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन T2g एंड EG ऑर्बिटल्स टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। Two cases may arises. First, when the ligands are weak. Under the influence of weak ligands, the energy difference delta between T2g and EG sets is relatively small. Delta O octahedral के लिए लिखेंगे और कहीं पे delta T होगा तो वो tetrahedral के लिए। All the 5d orbitals may be supposed to be degenerate in the normal state. That is, all the d orbitals have nearly the same energy and distribution of electron in T2g and EG sets occurs according to Hund rules. That is, electron will pair up only when each of the 5d orbitals is at least singly occupied. When the ligands are weak, the first 3 electrons numbered 1, 2, 3 go to 2g set. Those number 5, 4, 5 to EG. These यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे कब, जब लिगैंड वीक होगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन जिसका नंबर 4 to 5 होगा वो EG में चले जाएंगे. Those number 6, 7, 8 go to 2G set and the remaining 2 electrons unpaired 9, 10 will occupy EG set. This can be shown as T2G में 1, 2, 3, फिर EG में 4, 5, फिर 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा T2G में, और लास्ट के 9, 10 इलेक्ट्रॉन जो है EG में जाएंगे when the ligand is weak. In complexes of weak ligands, delta is less than P. P is called average pairing energy, which is the energy required to pair 2 electrons in the same orbital. Now, delta, the octahedral crystal field splitting energy, tends to force as many electrons to T2G set, while P tends to prevent the electron to pair in the T2G level. Now, when the ligands are strong, under the influence of strong ligand, the energy difference between T2G and EG exists is relatively high, and thus the distribution of d electrons in T2G
An Eg set does not obey Hund's rule. The first electrons number 1, 2, 3, 4, 5, 6 will go to T2G set, and remaining 4 electrons number 7, 8, 9 and 10 will go to Eg set. And after the understand the splitting of the orbitals, we again discuss the Eg and what is the Eg and T2G orbitals. Under the influence of ligands, when complex formation occurs, the 5 degenerate d orbitals are split into two types of d orbitals, T2G, 3 degenerate orbitals, that is dxy, dyz and dxz, and Eg, 2 degenerate orbital, dx square and dx square minus y square. Both sets have different energies. In octahedral complexes, T2G orbitals possess low energy in comparison to Eg orbitals, while in tetrahedral complexes, T2G orbital possess high energy in comparison to Eg orbital. तो ये क्लियर हो गया होगा कि T2G और Eg ऑर्बिटल क्या है. Now arrange the following complex in order of increasing crystal field splitting. The strength of the splitting depends on the ligands, the charge on the metal and the position of the metal in the periodic table. Ligands, fluoride is lower in the spectrochemical series than H2O. Thus, FeCl6 4 minus has low splitting relative to another. In FeCl6 4 minus and FeH2O 6 2 plus complexes, iron is in its plus 2 oxidation state, but the metal is in plus 3 oxidation state in FeH2O 6 3 plus and RuH2O 6 3 plus complexes. The complexes with plus 3 oxidation state have larger splitting. इस तरह से इस क्रम में होगा, सबसे ज्यादा इसमें, फिर सबसे कम इसमें, फिर इस तरह से ये बढ़ते क्रम में. 3 complexes contain iron, a metal with 3d valence electrons, but the fourth contains ruthenium with 3d valence electrons. The metal with 4d electrons has larger splitting in comparison to the metal with 3d electrons. Thus, the order of crystal field splitting in the given complex is this type. Of the two complexes, ACOF6 minus and COEN3 appear yellow in aqueous solution and other appears blue. Match the complex to the color and explain your choice. Interesting question. Weak field ligands do not interact strongly with the d electrons in the metal ion, so they produce only a small crystal field splitting of d electron energy state. The opposite is true for strong field ligands. With weak field ligands, unpaired electrons remain unpaired if there are unfilled orbitals. Hence, a weak field ligand is likely to lead a high spin complex. Now, strong field ligand cause electrons to pair up with electrons in lower energy orbitals. A strong field ligand is likely to lead a low spin complex because fluoride is a weak field ligand and En is a strong field ligand. The splitting between levels is less in A than in B, therefore will absorb light of longer wavelength than will, and B consequently will display a shorter wavelength color, but light is shorter in wavelength than yellow, but blue light is shorter in wavelength than yellow light. So A COF63 minus is blue and COEN3 plus is yellow. This is blue and this is yellow. So these are the some exercise relating to coordination chemistry. तो जो इससे पहले theoretical चीज़ें पढ़ी थी, तो एक्सरसाइज भी करने से सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर से थ्योरी पढ़ोगे
और फिर से थ्योरी पढ़ के फिर से एक्सरसाइज करोगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और थोड़ा सा समझने बूझने का चैप्टर, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। ये ज़रूर एग्जामिनेशन और कंपटीशन सब में ये पूछा जाता है।